हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन क्लासेस। आप सबों को द ऑनलाइन क्लास की इस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? विश्वास है कि पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही होगी। तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस जो चल रहा था उसका मैं आज चलते चलते टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आज डिस्कस करने वाला हूँ। अर्थात मैं कहूँ तो बहुत सारे जो मैट्रिसेस आने वाले हैं, अर्थात मैं कहूँ तो मैट्रिक्स जो आने वाले हैं उसका मैं टाइप समझूंगा कि मैट्रिक्स का टाइप कौन कौन आते हैं, जो कि आपका प्यारे बच्चों ये लेक्चर नंबर क्या आने वाला आपका 2 होने वाला है। तो चलिए बिना देर के आप सबों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों लिखा हुआ प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात है, यानी मैट्रिक्स का मैं क्या पढ़ने वाला कहीं कहीं टाइप पढ़ने वाला हूं। तो मैट्रिक्स का टाइप में जो मेरे पास प्यारे बच्चों पहला जो टाइप है उसका नाम क्या है? आपका रो मैट्रिक्स है। मेरे प्यारे बच्चों क्या नाम है उसका? रो मैट्रिक्स। समझने का प्रयास कीजिएगा कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। कहता है रो मैट्रिक्स प्यारे बच्चों कि वैसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल कितने रो होगा जी? एक रो होगा। कितने रो होगा? एक रो होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। कहता है डेफिनेशन की बातें मैं लिख देना चाहता हूं कि मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। कितनी बातें करना चाह रहा है आपका? मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। क्या कहता है आपके प्यारे बच्चों? रो मैट्रिक्स कहता है। यानी कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल क्या होगा? समझ लीजिए एक रो हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। आइए एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास मैट्रिक्स है जी, ले लिया 1, ले लिया, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 मान लीजिए। आपको दिख रहा होगा जी कि इसमें जो रो दिख रहे हैं वो कितने दिख रहे हैं आपका जी? केवल और केवल एक रो दिख रहे हैं। हमें कॉलम से मतलब नहीं है, कॉलम 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 10 रहे, हमें कॉलम से मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब होना चाहिए जी? रो से मतलब होना चाहिए। यानी कहने का मतलब इसमें आपको दिख रहा होगा कि आपका रो जो है वो कितना है? एक है। यानी कहीं ना कहीं आपका ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अगला मान लीजिए मैं लिख दिया जी 1 लिख दिया, माइनस का 1 लिख दिया और क्या लिख दिया मैंने? 0 लिख दिया। आपको दिख रहा होगा कि रो मेरे पास कितने हैं? एक रो है। यानी कहीं ना कहीं आपका ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी मैंने मान लीजिए क्या लिया आपका जी? 2 ले लिया और क्या ले लिया मैंने? 5 ले लिया। आपको दिख रहा होगा कि इसमें रो कितने हैं आपका जी? एक रो है। कॉलम यहाँ पे कितने? 2 हैं। कॉलम यहाँ पे कितने हैं जी? 1 2 3 है। यहाँ पे कितने? 4 मेरे पास कॉलम है। हमें कॉलम से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब आपका जी? रो से मतलब है। अगर केवल और केवल एक रो रहेगा आपका रो मैट्रिक्स कहलाने वाला है। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या ले लिया? केवल 5 ले लिया। आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास रो मेरे पास एक है। हमें बार बार मैं बोल रहा हूं कॉलम से मुझे मतलब नहीं है। अगर केवल और केवल अगर एक रो है यानी रो मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी ये सब जो भी मैं एग्जांपल लिखा हूं वह किसका एग्जांपल लिखा गया? आपका रो मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखा गया है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। ये रहा आपका रो मैट्रिक्स की बातें। दूसरा नंबर क्या कहता है मैं मिटाता हूं और लिखता हूं। दूसरा नंबर प्यारे बच्चों कहता है कॉलम मैट्रिक्स की बातें। क्या कहता है आपका? कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स में क्या कहता है? कुछ नहीं। कॉलम मैट्रिक्स में कहता है कि मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम होना चाहिए। कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों? 1 कॉलम होना चाहिए। अगर केवल और केवल 1 कॉलम रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आपका कॉलम मैट्रिक्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? आपका कॉलम मैट्रिक्स। तो चलिए हम लोग कॉलम मैट्रिक्स की भी चर्चा कर लेते हैं, उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। रो मैट्रिक्स में मैंने क्या समझा कि अगर केवल और केवल एक रो रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो उसी प्रकार से अगर आपके पास केवल और केवल एक कॉलम रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अब कॉलम मैट्रिक्स में भाई एक कॉलम होना चाहिए। जैसे कि मैंने मान लिया 1 ले लिया, 2 ले लिया, मान लो 5 ले लिया। आपको दिख रहा होगा जी कि कहीं ना कहीं इसमें क्या है? कहीं ना कहीं आपका एक कॉलम है। हमें इसमें रो से मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे कि रो वाला में कॉलम से मतलब नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार से कॉलम वाला में रो से हमें मतलब नहीं होना चाहिए। कितना मेरे पास रो है? केवल और केवल यदि एक कॉलम है तो मैं कॉलम मैट्रिक्स कहूंगा। आपको दिख रहा होगा कि एक मेरे पास कॉलम है यानी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे मान लो कि मैंने क्या कह दिया जी? 5 कह दिया, -1 कह दिया, 6 कह दिया और मान लो यहाँ पे 4 लिख दिया। आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं कॉलम जो मेरे पास है वो कितने कॉलम है जी? एक कॉलम है। यानी कहीं ना कहीं ये आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अगला एग्जांपल मान लीजिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा। तीसरा नंबर अगर मान लीजिए मैं लिख दिया क्या जी? 5 लिख दिया और क्या लिख दिया? मान लो 9 लिख दिया।
ये आपको दिख रहा होगा जी कि एक कॉलम है, यानी एक कहीं ना कहीं कॉलम मैट्रिक्स आपका कहलाएगा। अच्छा रो की बात करो तो रो कितना है जी, 1 2 3, इसमें 3 रो है, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 रो है, इसमें कितने एक और एक 2 रो है। रो से हमें मतलब नहीं है, हमें कॉलम से मतलब है। अगर एक कॉलम हुआ रो में कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, और यदि एक रो हुआ तो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे अगर मान लीजिए कि मैंने लिख दिया डी बराबर जी, केवल मान लीजिए कि माइनस का 1 लिख दिया, आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं इसमें कॉलम जो मेरे पास है वो कितने आपका जी एक कॉलम है, यानी ये कहीं ना कहीं आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाने वाला है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी, कॉलम की बातें और रो की बातें। ये मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स 2 था। आइए हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं कि थर्ड नंबर मैट्रिक्स का क्या कहना चाहता है। आई होप सारी बातें एग्जाम्पल से आप सबको को क्लियर हो रही होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कि तीसरा नंबर क्या होने वाला है। तीसरा नंबर प्यारे बच्चों कहता है, उसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अब समझिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। मैं इसको अच्छे ढंग से मिटा देता हूं, उसके बाद मैं स्क्वायर मैट्रिक्स को समझाता हूं अच्छे ढंग से, आप सबको आसानी से समझ में आने वाली है। समझने का प्रयास किया जाए। स्क्वायर मैट्रिक्स कहता है प्यारे बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स में कि वैसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो जो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा जी इक्वल होने वाला है। कहने का मतलब क्या कि जितना उसमें रो होगा उतना ही क्या होगा जी कॉलम होगा। जैसे अगर मान लो एक रो है और एक कॉलम है तो कहीं ना कहीं स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। 2 रो है और 2 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। 3 रो है और 3 कॉलम भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। 4 रो है और 4 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो कहता है प्यारे बच्चों कि मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो, ये नो से समझ लेना नंबर है वो, नंबर ऑफ रो मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या कहता है आपका कॉलम की बातें करता है। कोई भी मैट्रिक्स जिसमें क्या होगा नंबर ऑफ कॉलम जो होगा इज इक्वल टू क्या कहता है आपका जी नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहता है प्यारे बच्चों, कहता है मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो जो है इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि आपका रो की संख्या और कॉलम की जो संख्या है वो क्या रहेगा जी इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोलने वाले हैं। आइए एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी मैंने एग्जाम्पल पहला ले रहा हूँ, ए बराबर मैंने क्या लिया जी 2 ले लिया, 5 ले लिया, 4 ले लिया और क्या ले लिया मैंने 3 ले लिया। आप जरा बताइए कि इसमें रो कितना और कॉलम कितना। आपको दिख रहा होगा जी कि नंबर ऑफ रो कितने हैं बताओ, R1 है ये और क्या आपका R2 है। ये क्या हो जाएगा बताओ C1 है, ये क्या हो जाएगा C2 है। नहीं मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं वो कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है जी 2/2 का मैट्रिक्स है, यानी मेरे पास रो भी 2 है कॉलम भी 2 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो मैट्रिक्स है कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगला दूसरा नंबर मान लीजिए मैं लिख दिया जी 5 लिख दिया, 4 लिख दिया, 1 लिख दिया, 0 माइनस का 6, 5 लिख दिया, 2 लिख दिया, माइनस का 3 लिख दिया और 1 लिख दिया। आप सबों को दिख पा रहा होगा कहीं ना कहीं इसमें कितने रो जी पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, यानी कितने बाई कितने का है तो है आपका 3/3 का। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपका क्या कहलाएगा जी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे तीसरा नंबर मैं लिख दिया, मान लीजिए कोई डी बराबर मैंने लिख दिया जी, विचार करना 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, 4 लिख दिया, माइनस का 1 6 2 1 9 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 इधर है, 4 लिख दिया, 2 माइनस का 1 0 और क्या लिख दिया मैंने 5 लिख दिया। आपको दिख रहा होगा जी इसमें कहीं ना कितने रो है जी 1 2 3 4 रो है, कॉलम कितने 1 2 3 4 कॉलम है, यानी मैं कहता हूँ कि जो भी ये मैट्रिक्स है कितने पे कितने का है 4/4 का है। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ही कहलाएगा। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। नंबर की बातें 4, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स का लिया आपका जी पी ले लिया, क्या लिखा हुआ मान लो इसमें लिखा हुआ है 20 का मान लो 1 लिखा हुआ है। अब सोचो ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जी, सोच रहा नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, तो रो कितने बताओ 1, कॉलम कितने 1, यानी कितने बाई कितने का बताओ जी 1/1 क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा जी हाँ सर जी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, बिल्कुल 100% कहलाएगा। आई होप सारी बातें क्लियर होगी स्क्वायर मैट्रिक्स की बातें। और तो बात की बात रहा
स्क्वायर मैट्रिक्स में मैं थोड़ा सा डायगोनल एलिमेंट की बातें करूंगा। मैं किसकी बातें करना चाह रहा हूं जी? डायगोनल एलिमेंट की। समझने का प्रयास करना डायगोनल एलिमेंट क्या कहना चाहता है। कहता है डायगोनल एलिमेंट वही एलिमेंट कहलाते हैं, सुनना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, डायगोनल एलिमेंट वही एलिमेंट कहलाते हैं जिसका कि रो और कॉलम इक्वल होता है। क्या समझा जी? डायगोनल एलिमेंट वही एलिमेंट कहलाते हैं जिसका कि रो और कॉलम क्या होता है आपका, इक्वल होता है, उसी को हम डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें आपको दिख रहा होगा जी कि ए जो होगा आपका 2 3 एक ऐसा एलिमेंट कहलाएंगे आपका डायगोनल एलिमेंट होगा। कैसा होगा आपका जी? डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स होगा। इसमें 5 माइनस का 6 और 1 जो होगा एक कैसे एलिमेंट कहलाएंगे जी? तो ये आपका डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। क्या कहलाने वाले हैं? डायगोनल एलिमेंट्स कहलाने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं जी? मैंने क्या बोला? डायगोनल एलिमेंट्स वही एलिमेंट कहलाते हैं जिसका कि रो और कॉलम इक्वल होता है। मतलब आपको दिखना चाहिए कि ये पहला रो में है और पहला कॉलम में है, इसलिए आपका ये डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। ये दूसरा रो में है, दूसरा कॉलम में है, इसलिए डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। लेकिन ये जरा सोचो कि 2 माइनस का 6 1 ये डायगोनल एलिमेंट नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि 1 जो मेरे पास है वो क्या है जी? सोचो पहला रो में है और तीसरा कॉलम में है, इसलिए नहीं कहलाएगा। ये 2 जो मेरे पास है जी ये तीसरा रो में है और पहला क्या में है? कॉलम है, इसलिए नहीं कहलाएगा। यानी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट की अगर मैं बातें करूं, डायगोनल एलिमेंट्स की बातें करूं तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? जरा सोचो। हो गया आपका ए 11 होगा, रो कॉलम इक्वल है। ए आपका 22 होगा, रो कॉलम इक्वल है। ए आपका 23 हो, ए आपका 33 होगा, रो कॉलम क्या है? कहीं ना कहीं आपका इक्वल है। देख लो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपका A44 होगा, रो कॉलम क्या आपका इक्वल है। यानी डायगोनल एलिमेंट वही एलिमेंट कहलाते हैं जैसा कि रो और कॉलम इक्वल होता है। यानी A11 वाला डायगोनल एलिमेंट है, A22 वाला डायगोनल एलिमेंट है, A33 वाला डायगोनल एलिमेंट है, A44 वाला डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। यानी आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट होगा कुछ आपका ए होने वाला है। डायगोनल एलिमेंट कहाँ होगा जी? 1 6 2 5 ये क्या है आपका? डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। और इसमें तो मैं मेरे पास 21 दिख रहा है, मेरे पास 21 कहाँ जाएगा? ये तो मेरे पास डायगोनल एलिमेंट है। आई होप समझ में आ चुका होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स जो मेरे पास हैं वो इधर की ओर ऐसे ऐसे होने वाले हैं, ऐसे, ना कि ऐसे। क्यों नहीं ऐसे? क्योंकि इस साइड से अगर मैं इधर की बातें करूं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं रो और कॉलम आपको मैच नहीं करेगा, इक्वल मेरे पास नहीं होगा। इधर की ओर कोना कोनी आओगे तभी आपको डायगोनल एलिमेंट देखने को मिलेंगे, अर्थात रो और कॉलम इक्वल देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कंप्लीट होता है। आपको समझ में आ चुका होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर से वैसा कोई भी मैट्रिक्स जिसका कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या रहेगा जी? इक्वल होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। और डायगोनल एलिमेंट वही एलिमेंट कहलाएगा जिसका कि रो और कॉलम क्या होगा? इक्वल होने वाला है। अर्थात इस प्रकार से जो भी आएगा मेरे पास वो कहेगा स्क्वायर डायगोनल एलिमेंट कहलाने वाला है। चलिए आगे हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बातें करते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या कहना चाहता है। रेक्टेंगुलर समझिएगा ध्यान से, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है जी? समझने का प्रयास किया जाए। कहता है प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू, क्या कहता है आपका? मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू, क्या कहता है आपका? नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड, क्या कहता है आपका? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या कहना चाहता है जी? वैसा कोई भी मैट्रिक्स जिसका कि रो और कॉलम क्या होगा जी? इक्वल नहीं होगा। रो और कॉलम इक्वल नहीं होगा कहने का मतलब क्या भाई? कोई भी मेरे पास मान लो कोई रो कितने का है जी? कोई रो आपका 2 है, आपका कॉलम कितना है? आपका 3 है, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी सिंपल समझो देहाती भाषा में,
तो नंबर ऑफ जो रो है यानी कॉलम की जो संख्या और रो की जो संख्या है वो आपस में बराबर नहीं है। अगर बराबर हो जाएगा तो स्क्वायर, अगर बराबर नहीं है तो रेक्टेंगुलर की बातें होती है। आइए एग्जांपल से क्लियर करता हूं मैं जी। मान लीजिए कोई ए मेरे पास मैट्रिक्स है, 1 है, 2 है, 3 इधर लिख दिया मैंने, 4 लिख दिया, माइनस का 1, 6 मैंने लिख दिया जी। विचार करना कि किसमें कितने रो दिख रहे हैं जी। आपको दिख रहा होगा R1 है, R2 दो रो दिख रहे होंगे। कॉलम कितने 1 2, ये मेरे पास 3 हुआ। कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है आपको दिख रहा होगा, कितने बाय कितने का जी 2/3 का। क्या रो और कॉलम इक्वल है? नहीं है। वही कह रहा है कि नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, अर्थात रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। बी नंबर, इसके मान ली कह दिया मैंने 1 कह दिया, 2 कह दिया, 5 कह दिया। मान लो जी ये कितने बाय कितने का दिख रहा है बताओ। तो मेरे पास 1 रो हो गया, दूसरा रो मेरे पास हो गया, आपका तीसरा रो मेरे पास हो गया। कॉलम की बातें करूं तो कितना कॉलम है जी? एक कॉलम है। कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है? तो आपको दिख रहा होगा 3/1 का मैट्रिक्स है। क्या नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है? नहीं है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा? एकदम कहलाएगा। आपके मन में विचारे आ रही होंगी, सर जी ये तो आप कॉलम मैट्रिक्स में बताए थे। अरे हाँ भाई, बता करके रखा हूं। यानी कॉलम मैट्रिक्स आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मैंने कह सकते हो मिली कि कॉलम मैट्रिक्स जो मेरे पास है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आप इतनी बातें मान लो, समझ रही है। लेकिन सभी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपका कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा, लेकिन सभी कॉलम मैट्रिक्स का होगा जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। यानी जितने भी आपको दिख रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स उसका कहलाएंगे जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो होना ही होना है। लेकिन कौन? 1/1 को छोड़ करके ध्यान रखना इस बात को जी, क्योंकि अगर मेरे पास एक एलिमेंट वाला रहेगा तो 1/1 ये तो मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा है भाई ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये बात ध्यान रखना, यानी 1/1 ऑर्डर वाला को छोड़ करके आगे बढ़िए। यानी ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसका रो और कॉलम इक्वल नहीं है। आगे ये नंबर पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा नंबर क्या कहता है? मान लो सी बराबर मैंने लिख दिया जी 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 4 6 9 लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, 4 लिख दिया। आगे मैंने 4 लिख दिया, माइनस का 1 3 लिख दिया। यही मान लो मेरे पास है, ठीक है। इसमें जरा चेक करो कितने भाई रो दिख रहा है जी। 1 2 3 4, 4 रो दिख रहे हैं। कॉलम कितने? 1 2 3 कॉलम। 4 बाय कितना है जी? सोचो जरा, 3 है। क्या रो और कॉलम इक्वल है? नहीं है। क्या इसका आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा? तो जी हाँ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाने वाला है, बिल्कुल कहलाएगा। आगे मान लीजिए मैंने क्या कह दिया जी 5 लिख दिया, माइनस का 4 लिख दिया, 2 लिख दिया, 6 लिख दिया, माइनस का 9 लिख दिया, और क्या लिख दिया? मान लो 1 लिख दिया। कितने में कितने का जरा दिख रहा है? जरा चेक करो। तो R1 यहाँ दिख रहा है, R2 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है आपका जी? R3 दिख रहा है। मतलब कितने रो दिख रहे हैं? 3 रो। कॉलम की बातें करूँ तो ये पहला कॉलम, ये मेरे पास क्या होगा जी? दूसरा कॉलम। कितने बाय कितने का दिख रहा है? चेक करो, 3/2 का दिख रहा है, क्योंकि रो मेरे पास 3 है, कॉलम मेरे पास 2 है। ये 3/2 का मैट्रिक्स है, रो और कॉलम इक्वल नहीं है, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी आयताकार मैट्रिक्स, आयताकार अवयव कहलाने वाला है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। ये मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बातें हुई। आगे हम लोग चलते हैं। ये मेरे पास कौन हो जाएगा जी? 4 नंबर हो जाएगा ना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चलिए हम लोग 5 की चर्चा करते हैं कि 5 नंबर में क्या आता है। 5 नंबर कहता है प्यारे बच्चों जीरो मैट्रिक्स की बातें कहता है। क्या कहता है आपका? जीरो मैट्रिक्स। अब समझो जीरो मैट्रिक्स क्या कहता है। कहता है प्यारे बच्चों जीरो मैट्रिक्स वैसा कोई भी मैट्रिक्स, सुनना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, वैसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें कि हर एक एलिमेंट, ऑल एलिमेंट जो है वो क्या रहेगा जी? जीरो रहेगा। और एलिमेंट क्या रहेगा? जीरो रहेगा। उसी को मैं क्या बोलूंगा? आपका जीरो मैट्रिक्स बोलूंगा। कहता है प्यारे बच्चों, लिख देना चाहता हूं मैं, मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। यानी मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है जी? वैसा कोई भी मैट्रिक्स जिसका कि आपका ऑल एलिमेंट जो है वो क्या रहेगा आपका जी? जीरो रहेगा। जैसे कि मान लो ए मैंने लिख दिया 0 0 0 0, सारा एलिमेंट जीरो मेरे पास है। ये सब क्या होता है? आपका एलिमेंट होता है। तो सारा का सारा एलिमेंट क्या आपका जीरो है। ये क्या कहलाएगा आपका जी? जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा।
मान लीजिए मैं लिख दिया 0 0 0 0 0 0 0 0 0। आपको दिख रहा होगा जी कहीं ना कहीं सारा एलिमेंट क्या आपका जीरो है, यानी क्या कहीं ना कहीं जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ये आपको समझ में आ चुका होगा दो एग्जाम्पल के माध्यम से। तीसरा एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। और क्या, मान लो कोई भी आपका बी ही बराबर है, मान लो कोई दिक्कत नहीं, 0 0 0 0 0 0, ये कैसा मैट्रिक्स मेरे पास है जी, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। हमें ऑर्डर से मतलब नहीं, इसमें ऑर्डर कितने बाई कितने का है। अगर ऑल एलिमेंट्स अगर कहीं ना कहीं जीरो है, जीरो मैट्रिक्स वो कहलाएगा। आगे 6 नंबर टाइप में क्या था आपका 6 नंबर, वो क्या था आपका डायगोनल मैट्रिक्स की बातें कहता है। समझने का प्रयास कीजिएगा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। बहुत अच्छा है, अब से जो है सो शानदार है, बढ़िया है। डायगोनल एलिमेंट्स ये आपको अच्छे से याद रखनी है, समझने का प्रयास किया जाए। डायगोनल एलिमेंट्स क्या कहता है प्यारे बच्चों, कोई मेरे पास मैट्रिक्स मेरे पास है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बातें मैं करना चाह रहा हूं। किसी बातें करना चाह रहा हूं आपको जी, स्क्वायर मैट्रिक्स की बातें करना चाह रहा हूं। कहता है प्यारे बच्चों, कहता है मैट्रिक्स इन विच ऑल नन डायगोनल एलिमेंट, कौन सा जी, ऑल नन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। क्या कहता है, मैट्रिक्स इन विच ऑल नन डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या होना चाहिए, जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहता है समझने का प्रयास किया जाए। कहता है प्यारे बच्चों कि मैट्रिक्स इन विच, कोई भी मैट्रिक्स मेरे पास है, उसका क्या नन डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा, नन डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा वो क्या होगा जी, आर जीरो होगा। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलने वाले हैं। कहने का मतलब क्या भाई, कहने का मतलब ये है कि आपका डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। कौन होना चाहिए, नन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। अब डायगोनल एलिमेंट जैसे कि मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया जी, विचार करना, 5 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 2 लिख दिया, ऐसे करो, 5 लिख दिया, 0 लिख दिया, 0 लिख दिया, और मैंने क्या लिख दिया, मान लो जी यहाँ पे जी 3 लिख दिया। अब ध्यान से चेक करो, ये मेरे पास क्या होता है जी, डायगोनल एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है आपका, डायगोनल एलिमेंट्स है, मैंने लिख दिया डायगोनल। क्या कर था जी, मैट्रिक्स इन विच ऑल नन डायगोनल एलिमेंट, जब मेरे पास ई डायगोनल हुआ तो बाकी जो एलिमेंट बचे वो क्या होंगे जी, नन डायगोनल होंगे। विचार करो पहले, ए मेरे पास डायगोनल हो गया तो ए जो बचा ये क्या हो गया आपका जी, नन डायगोनल हो गया। अब सोचो क्या कर रहा है, मैट्रिक्स इन विच ऑल माने सभी नन डायगोनल जो होगा, नन डायगोनल जो होगा वो क्या होगा जी, जीरो होगा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी डायगोनल वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नन डायगोनल वाला जीरो होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अर्थात ये कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए मैं क्या कर दिया जी, 2 लिख दिया, 0 लिख दिया, 0 लिख दिया, आपका 4 लिख दिया, आपका यहाँ पे 0 लिख दिया, 3 लिख दिया, 0 लिख दिया, 0 लिख दिया, 0 लिख दिया, और मैंने क्या लिख दिया आपका जी 5 लिख दिया। विचार करना, ये आपको क्या दिख रहा है आपका जी, डायगोनल एलिमेंट दिख रहा होगा, डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहा होगा, मैंने लिख दिया। फिर से समझो, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। कौन जीरो होना चाहिए, नन डायगोनल एलिमेंट्स। यानी डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सभी के सभी क्या कहलाएंगे, नन डायगोनल कहलाएंगे। नन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। क्या नन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है क्या, ये देखो नन डायगोनल सब के सब क्या है, सोचो जीरो है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, तो जी हाँ, ये डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स सबका ये कहलाने वाला है। आपको डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर हो चुका होगा। और डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कौन होते हैं और नन डायगोनल एलिमेंट्स कौन होते हैं, ये भी बातें आप सबों को क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए हम लोग आगे 7 नंबर क्या कहता है उसकी बातें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। 7 नंबर क्या कहता है प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास किया जाए। कहता है 7 नंबर स्केलर मैट्रिक्स की बातें कहता है। क्या कहता है आपका, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है जी, कहता है प्यारे बच्चों स्केलर मैट्रिक्स की बातें, तो मैं लिखना चाहता हूं, मैट्रिक्स इन विच ऑल नन डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या होना चाहिए जी, जीरो। वो तो चलेगा ही चलेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, समझिएगा ध्यान से। कहता है मैट्रिक्स इन विच ऑल नन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ऑल नन डायगोनल का कि जितने भी नन डायगोनल एलिमेंट है वो तो मेरे पास जीरो होना ही चाहिए, साथ ही साथ और क्या होना चाहिए जी, बट क्या कहता है जी, बट
डायगोनल एलिमेंट, बट डायगोनल एलिमेंट जो होना चाहिए आर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? सेम होना चाहिए। कहने का मतलब क्या कहता है, एग्जांपल समझो कि वैसा कोई भी मैट्रिक्स जिसका कि डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब सोचो, मान लो कि मैंने क्या लिख दिया जी, 5 लिख दिया, 0 लिख दिया, 0 लिख दिया, 5 लिख दिया। आपको दिख रहा होगा ये क्या होते हैं आपका जी, डायगोनल एलिमेंट होते हैं। अब डायगोनल एलिमेंट्स तो है ये हैं, तो क्या डायगोनल एलिमेंट सेम है, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, क्या सेम है? यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं डायगोनल एलिमेंट सेम है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है जी, 0 है, यानी ये कहीं ना कहीं स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। बी नंबर, मान लो कि मैंने कह दिया जी आपका माइनस का 2 लिख दिया, 0 लिख दिया, 0 लिख दिया, 0 लिख दिया, माइनस का 2, 0, 0, 0, माइनस का 2 मैंने दिया। आप ध्यान से चेक करो, यही वाला क्या होता है आपका जी, डायगोनल एलिमेंट होता है। पहले चेक करो जी, क्या होता है आपका, डायगोनल एलिमेंट होता है। भाई मैंने लिख दिया डायगोनल एलिमेंट। क्या कहता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या आपको 0 दिख रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। और डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, क्या डायगोनल एलिमेंट्स सेम दिख रहे हैं क्या? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये स्केलर मैट्रिक्स आपका कहलाने वाला है। यहाँ पे मैं दिखना डायगोनल एलिमेंट्स कौन है जी, 5 है, और क्या आपका जी 5 है। डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे क्या आपका सोचो, माइनस का 2, माइनस का 2, और क्या आपका जी माइनस का 2 है। इसके आधार पर आप सबों को स्केलर मैट्रिक्स समझ में आ चुका होगा। स्केलर मैट्रिक्स फिर से एक बार, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा क्या होगा, 0 होगा, और डायगोनल एलिमेंट जो होगा क्या होगा प्यारे बच्चों, एम सेम टू सेम होने वाला है। जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलने वाले हैं। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 8 नंबर क्या कहता है। 8 नंबर प्यारे बच्चों कहता है, उसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहता है समझने का प्रयास किया जाए। कहता है प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स in which all non diagonal elements are 0। फिर से वही कहानी है, कोई अलग नहीं है, 0, बट डायगोनल एलिमेंट्स आर only one is called आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहता है समझने का प्रयास किया जाए। कहता है मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सर क्या कहता है आपका 0, यानी डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो क्या होगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा समझने का प्रयास किया जाए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट जो होना चाहिए वनली कितना जी, 1 होना चाहिए, एक होना चाहिए, केवल और केवल एक होना चाहिए। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलने वाले हैं। एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स लिख दिया जी, यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे क्या लिख दिया 0, यहाँ पे लिख दिया 0, यहाँ पे क्या लिख दिया आपका जी 1। आप ध्यान से चेक करो, ये मेरे पास क्या है जी, तो ये मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स कितना होना चाहिए, वनली 1 होना चाहिए। आपको दिख रहा होगा जी डायगोनल एलिमेंट्स क्या आपका जी 1 आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आपको 0 दिख रहा होगा, मतलब ये कहीं ना कहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसे हम लोग किससे लिखते हैं जी, I2 से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं आपका, I2 से डिनोट करते हैं, या फिर सिंपली आप डायरेक्टली कहो तो I भी आप लिख सकते हो। जरूरत के अनुसार ये कितने बाय कितने का है जी, 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 1 0 0 1 कर देना, 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। दूसरा नंबर, मान लो हमें लिखना है 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या करोगे जी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपको दिख रहा होगा ये कहीं ना कहीं क्या आपका जी, ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे, जो कि 1 1 और क्या आपका जी 1 है।
आप ध्यान से चेक करो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है आपका जी, जीरो है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है आपका, जीरो है। लेकिन डायगोनल एलिमेंट जो है क्या आपका जी, ओनली वन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या कहलाएगा आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। इसे हम किससे लिखेंगे जी, I3 से लिखेंगे। और किसे लिखेंगे हम लोग जी, I से। अब समझ में आ जाना चाहिए आपको कि अगर कहीं I3 दिया हुआ है तो समझ लेना 3/3 का, कितने बाई कितने का, 3/3 का कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर I2 दे करके रखा है समझ लेना 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मान लो केवल I दे करके रखा है, केवल I दे करके रखा है, तो वहां पे तुमको ऐसा क्लू पता चलेगा कि हमको 2/2 का लेना है कि 3/3 का लेना है। अगर 2/2 वाला सब होंगे तो 2/2 का तुम लेना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 3/3 वाला होंगे तो कैसा लेना, 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखने के लिए 2/2 का करना है तो कुछ नहीं करना, लिख देना 1 0 0 1। 3/3 का लिखना होगा, कुछ नहीं करना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी डायगोनल एलिमेंट खाली क्या होना चाहिए जी, 1 1 होना चाहिए। समझ लेना वो क्या हो जाएगा आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बातें। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कौन सा मैट्रिक्स आने वाला है जी। कोई आपका टाइप नंबर कौन सा आपका 9 हो जाएगा। उसका नाम है प्यारे बच्चों कंपैरेबल मैट्रिक्स। कौन सा आपका, कंपैरेबल मैट्रिक्स। अब कंपैरेबल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मैं क्या करना चाह रहा हूं जी, कंपेयर करना चाह रहा हूं। क्या करना चाह रहा हूं, कंपेयर। अब कंपेयर करने के लिए विचार करना खुद से। कंपेयर तुलना भाई किसी किसी बीच होता है, दो के बीच तुलना होता है। क्या सिंगल एक मैट्रिक्स रहेगा तो क्या तुलना कर लोगे, कंपेयर कर लोगे, नहीं कर पाओगे। यानी कहीं ना कहीं हमें तो कम से कम तो दो तो चाहिए मेरे पास कंपेयर करने के लिए। तो कहता है कंपेरेबल मैट्रिक्स प्यारे बच्चों कहता है कि टू मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स का बात कर रहा हूं, टू मैट्रिक्स। अब दो मेरे पास लगे इसलिए तो मैं मैट्रिक्स लगा रहा हूं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी, मान लो दो मैट्रिक्स का आपका जी ए और बी मेरे पास है। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल। कंपेरेबल यानी टू मैट्रिक्स जो है, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर क्या कहलाएगा, सेड टू बी आपका कंपेरेबल कहलाएंगे। कब कहलाएंगे, इफ दे आर ऑर्डर सेम। यानी कहने का मतलब है कि दो मैट्रिक्स है जो कि ऑर्डर उसका क्या रहेगा आपका जी, सेम रहेगा, तो ये दोनों के दो जो मैट्रिक्स कहलाएंगे वो कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाएंगे। एग्जांपल समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए पहला एग्जांपल में कह दिया ए बराबर मान लीजिए 5 लिख दिया, 4 लिख दिया, 2 लिख दिया और क्या लिख दिया, मान लो 7 लिख दिया। कितने बाय कितने का ऑर्डर है जी, 2/2 का है। अच्छा बी मेरे पास क्या है आपका 4 है, 6 है, 9 है और क्या मेरे पास है मान लो 8 है। कितने बाय कितने का है आपका जी, 2/2 का है। तो कह रहा है टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल कहलाएगा। कब कहलाएगा, इफ दे आर ऑर्डर सेम। क्या दोनों का ऑर्डर सेम है क्या, जी हाँ बिल्कुल सेम है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ए एंड बी आर कैसा मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाएगा। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। दूसरा एग्जांपल मैंने मान लो ए बराबर कह दिया जी 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, माइनस का 1 0 3 लिख दिया। बी मेरे पास मान लो 2 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है और क्या मेरे पास है 3 है। कितने बाय कितने का दिख रहा है बताओ, 2/3 का ये भी है, 2/3 का ये भी है। यानी दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। वही करा टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल कहलाएगा। कब भाई, इफ दे आर ऑर्डर सेम है। इसका मतलब इसलिए मैं कह सकता हूं कि ए एंड बी आर कैसा मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाएगा। आई होप सारी बातें क्लियर होगी। इस प्रकार से आपको कंपेरेबल मैट्रिक्स कंप्लीट होता है। इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं और मैट्रिक्स नंबर 10 देखते हैं कि 10 क्या कहना चाहता है। 10 है प्यारे बच्चों, उसका नाम है इक्वल मैट्रिक्स। क्या नाम है प्यारे बच्चों, इक्वल मैट्रिक्स। अब समझने का प्रयास किया जाए इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। अच्छा है, सिंपल है, बढ़िया है, समझने का प्रयास किया जाए इक्वल मैट्रिक्स की बातें। अब इक्वल है भाई, बराबर है, तो बराबर कहीं ना कहीं कम से कम तो भाई बराबर करने की बात आ रही, तो दो मैट्रिक्स कहीं बराबर कर सकते हो, उस बात में ही ना। अब सोचो यहाँ पे फिर से वही काम लिख देना है हमको, टू मैट्रिसेस ए एंड बी। मान लो क्या आपका टू मैट्रिसेस ए एंड बी, आप कोई जरूरत नहीं कि ए एंड बी है मानो, आप पी की भी मान सकते हो, कोई परेशानी नहीं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी
आर सेड टू बी इक्वल, क्या जी इक्वल, यानी टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर क्या कहलाएगा, सेड टू बी इक्वल, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा कब भाई, इफ दे आर ऑर्डर सेम, यानी ऑर्डर तो सेम ही है, इफ दे आर ऑर्डर सेम एंड corresponding elements are also same। अभी क्या कहना चाहता है भाई, कहना ही चाहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, कहना चाहता है कि टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेट टू बी क्या कहलाएगा जी, इक्वल कहलाएगा। जैसे कि मान लो मैं लिख रहा हूं जी 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, आपका 3 लिख दिया, 2 लिख दिया और 1 लिख दिया। दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास क्या आपका जी 4 है, 5 है और 6 है, 3 है, 2 है और क्या मेरे पास है जी 1 है। समझो ध्यान से, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल कहलाएंगे कब भाई, दे आर ऑर्डर सेम। चेक करो ऑर्डर कितने बाय कितने का है इसका जी, 2/3 का है। इसका ऑर्डर चेक करो कितने बाय कितने का, 2/3 का है। अच्छा, एंड क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो सेम, यानी कहने का मतलब क्या कि ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, साथ ही साथ क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो सेम, यानी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। अब विचार करोगे कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सर जी क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये होता है बाबू कि अगर यहाँ पे आपका जो भी एलिमेंट है, जो भी आपका एलिमेंट है वही यहाँ पर भी होना चाहिए। तो ध्यान से चेक करो, 4 है तो 4 यहाँ पे भी है, 5 है तो 5 यहाँ पर है, 6 है तो 6 भी यहाँ पे है। तो ए मेरे पास क्या हुआ आपका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हुआ। यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दिख रहा होगा आपको जी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इसका मतलब क्या, ऑर्डर तो सेम है ही, साथ ही साथ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। इसलिए कह सकते हैं का, इसलिए कह सकते हैं कि ए जो है बी के क्या समझ लीजिए बराबर है, यानी ए और बी आपस में क्या है आपका इक्वल है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। आइए हम लोग दूसरे एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ए बराबर लिखा है पहले बच्चों 2 है, 5 है, 3 है और क्या है आपका 9 है। बी मेरे पास क्या है आपका जी 2 है, 5 है, 3 है और क्या मेरे पास है 9 है। क्या ऑर्डर कितने बाय कितने का जी 2/2 का। इसका ऑर्डर कितने बाय कितने का 2/2 का। क्या क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है का, 2 है तो यहाँ पर भी क्या आपका 2 है, 5 है तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी क्या आपका 3 है, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पर भी क्या आपका 9 है। यानी ऑर्डर तो सेम है ही, साथ साथ क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या है सेम है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ए और बी क्या है कहीं ना कहीं जी इक्वल है। आई होप सारी बातें क्लियर होगी। एक और एग्जांपल, मान लो ए बराबर लिखा है पहले बच्चों 2 है, 4 है, 5 है, 4 माइनस का 1 और क्या दिया कर रखा है 3 दिया है। और बी जो देकर के रखा है वह 2 है, 4 है, 5 है, 9 है, माइनस का 1 है और क्या आपका दिया हुआ आपका 3 देकर के रखा हुआ है। चेक करना जरा ध्यान से, ऑर्डर कितने बाय कितने का जी 1 2 3, 3/2 का ऑर्डर है। ये भी कितने बाय कितने का जी 3/2 का ऑर्डर है। अच्छा, ऑर्डर तो मेरे पास मिल रहा है, क्या क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी मिल रहे हैं क्या सेम। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 9। सोचो क्या ये इक्वल है, नहीं है। नीचे मेरे पास देखो ये भी मेरे पास इक्वल आपको दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों 9 है। क्या क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में मैच कर रहा है, एक मेरे पास डिसमैच कर गया। ध्यान से चेक करो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या हो गया जी 9 हो गया, डिसमैच कर गया। इसका मतलब क्या ए और बी बराबर होंगे, नहीं, ए इज नॉट इक्वल टू बी होगा। आई होप इसके आधार पर आपको सारी बातें क्लियर हो चुका होगा कि इक्वल मैट्रिक्स क्या कराने वाले हैं। इक्वल मैट्रिक्स में आपका ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, साथ ही साथ क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम टू सेम होना चाहिए, तभी हम इक्वल मैट्रिक्स कह पाएंगे, अन्यथा इक्वल मैट्रिक्स आपका नहीं कहलाएगा। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। आइए इस पर कुछ एग्जांपल लगाते हैं और हम लोग समझते हैं किस प्रकार से हम XYZ का मान भी निकाल सकते हैं। इसके आधार पर जब इक्वल मैट्रिक्स दिया रहेगा तब की बातें। ये मेरे पास आपका इक्वल मैट्रिक्स की बातें थी। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए इस पर कुछ एग्जांपल लगाते हैं और उसके बाद हम लोग ये साइज की ओर चलेंगे, देखते हैं समझता है तो आगे काम किया जाएगा। एग्जांपल समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए कह दिया क्वेश्चन में जी कि यहाँ पे x है, y है, 2 है और क्या प्यारे बच्चों 3 है, यहाँ पे 1 है,
5 है, 2 है और क्या मेरे पास है 3 है। आपको दिख रहा होगा जी कि ये मान लो कोई मैट्रिक्स है भी, क्या आपका मैट्रिक्स है, दोनों के दोनों क्या है, कहीं ना कहीं इक्वल है। अब सोचो इक्वल कब होगा, जब क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या होगा जी, सेम होगा, और ऑर्डर भी क्या होने वाला आपका, सेम होने वाला है। यहाँ पे लिख दिया हुआ है, मान लो इफ इतना इक्वल टू इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दो मैट्रिक्स मेरे पास है जी, क्या है आपका, दो मैट्रिक्स मेरे पास है, एक्स है, वाई है, 2 है और क्या आपका 3 है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 है, 5 है, 2 है और क्या आपका 3 है। दो मैट्रिक्स क्या है, कहीं ना कहीं इक्वल है, पहले से क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं corresponding एलिमेंट भी क्या होगा जी, सेम होगा, तभी मेरे पास इक्वल है। यहाँ से सिंपली मैं कह सकता हूँ कि 10 एक्स बराबर क्या निकल के आ जाएगा जी 1, और वाई बराबर क्या हो जाएगा 5 मेरे पास हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने निकाल दिया। ये मेरे पास एग्जाम्पल नंबर पहला था। आइए हम लोग इस एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं। मान लो कह दिया है फिर से वही क्वेश्चन, इफ आपका x प्लस का y, और यहाँ पे दे दिया मान लो कि x माइनस का y, यहाँ पे दे दिया प्यारे बच्चों मान लो आपका 8 दे दिया, और यहाँ पे क्या दे दिया आपका, सिंपली कहो तो 4 दे दिया। मान लो विचार करना, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने 8 दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया आपका जी 4 दे दिया। अब सोचो ये मेरे पास क्या रहा, फिर से वही काम कर रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की बात है। सुनो समझने का प्रयास किया जाए। इक्वल मैट्रिक्स दिख रहा है, अब इक्वल मैट्रिक्स दिख रहा है मतलब कब ऐसा इक्वल हो सकते हैं, जब क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या होगा, सिंपली सेम होगा। यानी कह सकते हैं कि एक्स प्लस का वाई जो होगा किसके बराबर, 8 के बराबर, और एक्स माइनस का वाई जो होगा किसके बराबर, 4 के बराबर। लगाओ और क्या, तो एक्स प्लस का वाई इक्वल टू मान लो कितना दे करके रखा है 8, और सिंपली एक्स माइनस का वाई जो दे करके रखा है वो कितना दे करके रखा आपका जी 4 दे करके रखा है। मान लो इक्वेशन का नंबर फर्स्ट सेकेंड, आप इलिमिनेशन में से पढ़े होंगे 10th क्लास में, विलोपन विधि की बातें, ये प्लस माइनस कट जाएगा, एक्स और एक्स कितना जी 2x, 2 इक्वल टू 8 और 4 कितना 12, यानी x इज इक्वल टू क्या जाएगा 12 अपन में 2, यहाँ से काटिएगा तो x बराबर कितना आ गया आपका जी 6 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग चलते हैं इक्वेशन का नंबर पहला, क्या कहता है जी x प्लस का y इज इक्वल टू 8, x का मान कितना आया 6, 6 प्लस का y इज इक्वल टू 8, यहाँ से y इज इक्वल टू क्या जाएगा जी 8 माइनस का 6, मतलब y बराबर कितना आ चुका है प्यारे बच्चों 2, यानी x का मान 6 आया और y का मान क्या है आपका जी 2। जरा पुट करके देखो आपको समझ में आ जाएगा। x का मान अगर 6 रखोगे, y का मान 2 रखोगे तो 6 और 2 कितने 8, यहाँ पे रखो 6 माइनस का 2 रखो कितना 4, मतलब यहाँ भी 8 यहाँ भी 4, यानी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट तो सेम है ये है। साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा कि रो और कॉलम भी सेम है। कैसे, ये मेरे पास कितने रो दिख रहे हैं आपका जी, ध्यान से देखो कितने बाई कितने का है, ये मेरे पास 2/1 का है, ये कितने बाई कितने का है 2/1 का है, यानी ऑर्डर तो मेरे पास सेम है ही, साथ साथ कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी पुट करने पर सेम मिल रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मैट्रिक्स था वास्तव में इक्वल मैट्रिक्स था, तभी मैं x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 4 लिख पाया। इसका मतलब मैं जो बनाया हूँ वो बिल्कुल सही बनाया हूँ और x और y का मान बिल्कुल परफेक्ट निकल के आया है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए एक और हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल जी आइए हम लोग तीसरा एग्जाम्पल करते हैं। किस प्रकार से बनने वाला है तीसरा एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर तीसरा, जैसे प्यारे बच्चों लिख दिया हुआ है, मान लीजिए इफ x प्लस का y प्लस का z, समझने का प्रयास कीजिएगा। चाहे ऐसे करो काम सिंपल, पहले भी मान लो यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे y लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और क्या लिखा है प्यारे बच्चों z लिखा हुआ है, यहाँ पे है 2 है 3 है 0 है और क्या मेरे पास है 4 दे करके रखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। अब बताओ जी कहीं ना कहीं इक्वल मेरे पास है, फिर से वही काम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x है y है 0 है z मेरे पास है 2 है 3 है 0 है और क्या मेरे पास है 4 दे करके रखा है। अब सोचो दो मेरे पास मैट्रिक्स क्या है, कहीं ना कहीं इक्वल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होगा जी इक्वल होने वाला है कि नहीं होने वाला, जरा चेक करो। जब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट जब इक्वल होगा इसका मतलब कह सकते होगा कि x बराबर कितना 2, y बराबर कितना 3 और z बराबर क्या आ जाएगा आपका जी 4 आ जाएगा। ये मेरे पास आपका इक्वल मैट्रिक्स संबंधित आपका कुछ एग्जाम्पल था। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही हो।